अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप लोगों को पता है कि हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में स्टार्ट किया हुआ है और उसी एंटी हाइपरटेंसिव की जो क्लासेस है उसमें जो फर्स्ट क्लास है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के जो इनहिबिटर का जो क्लास है उसमें हमने एक ड्रग को किया होता जिसका नाम था लिसिनोप्रिल। तो आज हम पढ़ेंगे इनेलेप्रिल। तो ये भी उसी क्लास से इसका ताल्लुक है। दिस क्लास द क्लास ऑफ इनेलेप्रिल इज़ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, हम फिर से आप लोगों को वेलकम करते हैं प्रेजेंटेशन पे जो हम इनेलेप्रिल पर करवा रहे हैं। इनेलेप्रिल इज़ अ मेडिकेशन क्लासिफाइड इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर वाइडली यूज इन मैनेजमेंट एंड हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर एंड वेरियस कार्डियोवास्कुलर कंडीशन। जैसे हमने लिसिनोप्रिल से पढ़ा था सेम उसी तरह इनेलेप्रिल है भी है। इसके भी जो क्लास है वो एसी इनहिबिटर है। ये मोस्टली हम हाइपरटेंशन के लिए यूज़ कर रहे हैं और हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ कर रहे हैं। सही है। Throughout this presentation, we will explore the pharmacological properties, therapeutic uses, and essential consideration associated with enalapril therapy, from its mechanism of action to dosage guideline and potential side effects. We will cover all aspects to provide a comprehensive understanding of enalapril and its role in clinical practice. सही है। तो मतलब हम ये थ्रू आउट दिस प्रेजेंटेशन आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी कि किस तरह अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करवा रहे हैं, इसकी जो यूजेस कैसे हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, डेली डोज क्या है। सही है ना। तो आइए इसको देखते हैं। अच्छा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम उसी तरह ही है कि मतलब ये इसका जो क्लास है वो एसी इनहिबिटर है। सही है ना। जैसे मतलब कोई इनहेलेप्रिल टेबलेट खाता है तो इस वजह से हमारे बॉडी में ये एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करता है। जब ये इनहिबिट करेगा तो इस वजह से एंजाइम क्या हो करेगा, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। और एंजियोटेंसिन 2 का काम ये है कि वो वैसे कंस्ट्रक्शन करता है। तो जब वे जो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगी तो वैसे कंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, बीपी डाउन हो जाएगी। तो इसको देखते हैं। Its primary mechanism of action involve inhibiting the activity of ACE and they are responsible for converting angiotensin 1 to angiotensin 2. By inhibiting ACE, enalapril prevent the formation of angiotensin 2, a potent vasoconstrictor. This result of vasodilation of blood vessels, reducing the peripheral vascular resistance and lowering blood pressure. सही ना। तो इस वजह से फिर क्या हो जाएगा कि मतलब एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगी। एंजियोटेंसिन 2 का काम था कि वो वैसे कंस्ट्रक्टर था। जब वो नहीं बनेगा तो वैसे कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, वैसे डायरेक्शन हो जाएगी तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, बीपी डाउन हो जाएगी। और एडिशनली ये जो हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन का काम है कि वो हमारी ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन रखता है और इस तरह जो सोडियम है उसको भी रिटेन करवाते हैं। तो ये उसकी सिक्रेशन को डिक्रीज़ करता है। जब ये डिक्रीज़ हो जाएगी एल्डोस्टेरॉन हार्मोन तो इस वजह से हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम, जो हमारे बॉडी का जो वॉल्यूम है वो मेंटेन नहीं रहेगी। और इसी तरह जो सोडियम की रिटेंशन होगी वो भी नहीं होगा, क्योंकि सोडियम जब रिटेन हो गया तो इस वजह से एक सोडियम जो है वो 70 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को अपने पास दोबारा से वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस वजह से हमारी बॉडी में फ्लूइड बढ़ता है ना। तो जब ये सोडियम रिटेन नहीं होगी तो सोडियम हमारी बॉडी से निकलेगा तो अल्टीमेट हमारी बॉडी से फ्लूइड भी निकलेगा। तो इस वजह से ये मतलब फ्लूइड जब ज़्यादा नहीं होगी, फ्लूइड कम होगी तो इस तरह ये एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट शो करवा रहा होगा। इस वजह टू काम करते हैं, एक तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनने दे रहा और दूसरा हार्मोन्स को डिक्रीज़ कर देगी, वो बॉडी में डिक्रीज़ उसकी जो वो है सिक्रीशन है वो डिक्रीज़ हो जाए। तो इसके जो यूज़ है वो हाइपरटेंशन में इसको यूज़ करते हैं, हार्ट फेलियर में, इस तरह पोस्ट माइकार्डियल इन्फेक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में हम यूज़ करते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ में भी हम यूज़ करते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेट फर्स्ट जो मतलब जो इसकी जो मेन यूज़ है वो हम हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए हम इसको यूज़ करवाते हैं, क्योंकि जब वो हाइपरटेंसिव होगा तो उसमें सारी डिजीज़ की चांसेस होते हैं। अच्छा, जो इसकी डेली डोज है वो 5 से लेकर 40 mg तक वंस अ डे है और ओरली तकरीबन ये ओरल फॉर्म में ही आती हैं। द मैक्सिमम रिकमेंडेड डेली डोज इज़ 40 mg पर डे। सही है ना। 40 mg से हम इसको ज़्यादा नहीं दे सकती, 5 से लेकर 40 mg तक। इसके जो साइड इफ़ेक्ट है, जो मेन साइड इफ़ेक्ट है मेन वो कफ है। सही है ना। इसके जो मेन साइड इफ़ेक्ट है वो कफ है। इस तरह और भी है, डिजीनेस, फटीग, हेड एक, नोज़िया और डायरिया, वीकनेस, स्किन रैशेस, एब्डोमिनल पेन, ये इसकी कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन जो मेन साइड इफ़ेक्ट है वो कफ है। अगर कोई बंदा ऑलरेडी उसको कोई रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है
तो आप इसको इनएलाप्रिल या लिसिनोप्रिल नहीं दे सकते, एसी इनहिबिटर में कोई भी नहीं दे सकते। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को इजीली समझ आ चुकी होगी। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।